सलाम अदाब हेलो टू एवरीवन, सुबह बखैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टैलेंट न्यूज देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। टी मॉर्निंग में आपको खुशामदीद। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हुमैर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मेहर। आज थोड़ा सा ऑफिस आते हुए परेशानी भी हो रही थी। अच्छा। और जो बादलों में खामोशी थी, एक अजीब सी मौसम में खामोशी है। परिंदे तारों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप मूवीज में देखते हैं इस तरह के तूफान आने वाला होता है और उस तूफान से वेटिंग जोन में अजीब सी खामोशी थी। और मैं यही देख रहा था, मैंने कहा अब प्रिडिक्शन तो दे दी गई है बारिशों की और बहुत शदीद बारिशों की। और जब मैंने विंडी खोल के देखा तो वो जो साइक्लोन है गुलाब, वो अभी आई थिंक सिंध के कुछ इलाकों में दाखिल तो हो चुका है बदीन से पहले ही। अच्छा, ये कैसा गुलाब है जो तूफान है? हमने तो गुलाब सुना, गुलाब देने में अच्छा है, गुलाब की खुशबू अच्छी है। ये कैसा गुलाब है जो तूफान की सूरत में आएगा और सबको परेशान कर देगा? अच्छा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये नाम रखता कौन है? कैटरीना रख दिया गया। ये इस तरह के नाम किस तरह रखे जाते हैं? ये नाम बेसिकली पाकिस्तान ने ही रखा है और ये तीसरा बड़ा तूफान है। इससे पहले वो कैटरीना व्हाटएवर जो भी है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये हुमैर, कल से अजीब सी सिचुएशन है। लोग सब बड़े पैनिक हुए हैं ना। अगर पंजाब साइड पे इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, तो वहां पे लोग बड़े रिलैक्स होते हैं क्योंकि उनके लिए जो रूटीन है, रूटीन की बात है। अब वो कहते हैं चलो जी हलवा पूरी खाकर आते हैं, पकोड़े समोसे हो जाएं। लेकिन कराची वालों को ये टेंशन लगी रहती है कि बारिश से पहले अपना काम खत्म कर लें, घरों तक पहुंचना है। पहुंच पाएंगे भी नहीं। हमारे पकोड़े तो कहीं बीच में रह जाते हैं ना, हमारे समोसे पकोड़े तो कहीं एक साइड पे रह जाते हैं। हमें अपनी चीजें महफूज करने की जरूरत पड़ जाती है। गाड़ी को कहाँ लगाएं, अगर कोई आउटडोर बैठा हुआ है उसे किस तरह महफूज किया जाए, या फिर कोई ऐसी चीज है, कमोडिटीज हैं, उनको किस तरह बचाया जाए। और खास तौर पे आप ये देखें कि जो गरीब या बिलो द बेचारे पॉवर्टी लाइन लोग हैं हमारे, जो हमारे अपने हैं, जिनका हमें ख्याल करना चाहिए, जो गुर्बत की सतह में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जाहिर है वो हमारे अपने हैं। अफोर्डेबिलिटी के मसाइल हैं, घर उस तरह रिसोर्सेज नहीं हैं, घर उस तरह कच्चे हैं। तो उनको मैं हमेशा सोच के ये परेशान रहता हूँ कि जब आम बने हुए घरों में, अच्छे वेल बिल्ड घरों में पानी आ जाता है तो कच्चे घरों का क्या होता होगा, ये सोचकर थोड़ी सी परेशानी होती है। और दुआ हमेशा ये रहती है कि खुदा ताला सबको महफूज रखें। बारिश चाहे बारिश बेशक रहमत है खुदा की, बिल्कुल बराने रहमत बेशक कहा जाता है, लेकिन ये बराने रहमत हमारे लिए रहमत ही साबित हो, जहमत ना हो। क्योंकि अच्छा, हम लोग इंडिविजुअली भी तो एफर्ट कर सकते हैं ना। चले आप सड़कों का हम नहीं कह सकते क्योंकि सड़कें एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम घर मोहल्ले जो हमारी गलियां हैं, हम इंडिविजुअली वहां पर एफर्ट ये कर सकते हैं कि अगर पानी जमा भी हो जाता है बारिश का तो हम उसे खुद साफ कर लें, ताकि जो रूटीन की लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, आने जाने में मसला यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि एक और चीज बड़ी बहुत अहमियत की हामिल है जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि पानी तो जमा हो ही जाता है, जाहिर सी बात है, और इट टेक्स टाइम टू ड्रेन ऑफ। लेकिन हमारे जाहिर ड्रेन्स अब हमारी एजेंसीज ने, हमारे इदारों ने उनको साफ भी किया और डेफिनेटली ये काम भी किए गए, लेकिन फिर भी पानी जो है वो उतरने में टाइम लेता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि कहीं कोई इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है तो बिल्कुल ख्याल रखें। खासतौर पे बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि ज़ाहिर है सब नहाने निकल जाते हैं बारिश में, कोई एंजॉय करने निकल जाते हैं, लेकिन अच्छा हमारा तो मसला ये है ना कि हम लोग से किसी इवेंट को एंजॉय भी नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन हुमैर मजे की बात है, आपने भी शायद रात पे नोट किया हो, रात में भी लू चल रही थी, गर्म हवा के थपेड़े थे और गर्मी महसूस हो रही थी। और लिटरली कल ऐसा हुआ कि हम लोग सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, एसी ऑन था, तो एसी सही से कूलिंग नहीं कर रहा था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, मैं बाहर निकला अपनी बैल्कनी में और मैंने देखा कि बादलों पे ना बिजली भी चमक रही थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक जैसे कराची की शामें फेमस है कि बहुत ठंडी हो जाती है चाहे जितनी भी गर्मी हो। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी कल रात, बहुत गर्मी थी और डरा रही थी चीज। एग्जैक्टली 34.8 क्रॉस कर रहा था डिग्री सेंटीग्रेड और 10 नॉट की रफ्तार से फी घंटा हवा गर्म चल रही थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की कल गर्मी थी। हब्स पूरा दिन रहा, कहीं कहीं बूंदाबांदी तो हुई, लेकिन जिस तरह की प्रोडिक्शन थी कल बारिश की उस तरह से नहीं हुई। अच्छा, लेकिन
ये थोड़ा ग्लोबल चेंज भी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब जब प्रेडिक्शन की जाती है कि बारिश आज होगी तो बारिश आज नहीं होती, कल हो जाती है। अच्छा, ये महर गुलाब की जहां तक बात करें, जो साइक्लोन है जो दाखिल हो चुका है सिंध के जो सदर्न रीजन्स है वहां पे दाखिल हो चुका है, इसकी अगर बात करें तो ये लगभग 3 बजे से लेकर रात 9-10 बजे का टाइम है, 11 बजे तक का टाइम है जब ये कराची से के पास से गुजरेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कराची से काफी फासले पे गुजरे, क्योंकि ज़ाहिर अगर कराची के बहुत करीब गुजरेगा तो डेफिनेटली जो बारिशों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं लेगा। और ये बहुत तेज बारिशों की जो है ना प्रेडिक्शन की गई है। हमें यकीनन हर चीज का ख्याल रखना है, महफूज रहें और बिल बोर्ड से खास तौर पर बहुत दूर रहें। बहुत अच्छी बात अगर कहीं बिलबोर्ड्स लगे हुए दिखाई देते हैं उसके नीचे बिल्कुल खड़े ना हो, उसके पास ही भी ना गुजरें, कोशिश करें कि अपना रूट चेंज कर लें। गुलाब का तूफान जो है वो बेचारा गुलाब तो ऐसे ही बदनाम हो रहा है तूफान के नाम पे। अच्छा, मैं मजे की बात है कि मुझसे किसी ने कल पूछा भाई आ रहा है ना तूफान। अच्छा, यही जो सवाल है ये इतना परेशान कर देने वाला सवाल है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारी जो आवाम है माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सेंसिबल लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी ऐसी तूफानी सूरत हाल पैदा होती है ना समंदर में, आज ही जाना है सी व्यू, बिरयानी बना के एक चादर लेते हैं और पहुंच जाते हैं सी व्यू और बच्चों समेत पहुंच जाते हैं और कहते हैं जी आया नहीं अभी तक, कहाँ रह गया, पानी देख रहे हो तो समंदर को देख रहे हो तो कहते हैं अभी तक आया नहीं। एग्जैक्टली ऐसे। चले इस पर हम बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं भाई कि तूफान आना भी है या नहीं आना, लेकिन हमारी तो यही दुआ है कि हमारी जो ये साहिली पट्टी है ये हमेशा हर तरह के तूफान से महफूज रहे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट। जी, हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सर बहुत शुक्रिया, आज डेफिनेटली आप बहुत बिजी होंगे क्योंकि जाहिर है मौसम की सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई और आपको हर जगह बात करने का हर जगह नजर आ रहे हैं भाई, तो बैठे हुए। सर ये बताएं कि गुलाब के बारे में ये जो बातें की जा रही हैं बहुत सारी के कराची के ऊपर से गुजरेगा, पहले कहा जा रहा था कि कराची के पास से गुजरेगा, अब कहा जा रहा है बिल्कुल कराची के ऊपर से गुजरेगा। एक तो ये बताइएगा ये साइक्लोन किस नौयत का है, किस तर्ज का है और इसका जो प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है हवाओं का, वो किस रुख कौन सा रुख इख्तियार करेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली करेक्शन तो ये कर दूं कि गुलाब नाम उसका जो था वो तो पहले था जब वो इंडिया के साहिल से जब तक टकराया नहीं था। अब ये बना था बे ऑफ बंगाल में और जो इंडिया का विशाखापट्टनम के नॉर्थ में साहिल से टकराया और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन और फिर ग्रेजुअली फिर लो प्रेशर में। अब ये जो मेन लैंड पे जब आया तो लो प्रेशर रहा और लो प्रेशर की हैसियत से मूव करता हुआ अब ये इंडियन गुजरात और उससे जो मलिका नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी है वहां पर मौजूद है। कराची से रफली इसका डिस्टेंस 250 से 300 किलोमीटर बनता है। तो अब जब ये अरेबियन सी में इंटर हो रहा है तो इसको एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी मिल रही हैं फेवरेबल के दोबारा से इंटेंसिफाई हो रहा है। यानी लो प्रेशर से ये इसकी स्टेजेस होती हैं, लो प्रेशर से डिप्रेशन से फिर डीप डिप्रेशन, फिर आगे साइक्लोन। तो इस वक्त डिप्रेशन की शक्ल में है और इम्कान ये है कि अगले 24 घंटे में साइक्लोन की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, मजीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है। इसलिए कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, अपर एयर की विंड स्ट्रक्चर होती है, लोअर एटमॉस्फेयर की विंड स्ट्रक्चर होती है, फिर वर्टिकल विंड शेयर, ये टेक्निकल चीजें जो 4-5-3-4 होती हैं वो सारी उसके फेवर में हैं। तो इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सर ये बताइएगा कि आपने साइक्लोन का जिक्र किया, ये साहिली पट्टी से कितना दूर होगा? क्या डीप सी में होगा या अगर उसका डीप सी में भी है तो कराची से कितना दूर है? क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि ये बहुत करीब ना आ जाए और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ना हो कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि डैमेजेस होने की इतलात मौसूल होने लगे या इस तरह की कोई खबरें आने लगें। जी फिलहाल तो दूर है, लेकिन देखें वो जब साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा और एक ट्रैक पकड़ेगा तो फिर ही कुछ मतलब वसूख से बात कही जा सकती है। अभी का यही है इम्कान के कराची या सिंध की किसी भी साहिली पट्टी से दूर दूर से ही गुजरेगा, लेकिन उसकी आउटर पेरिफेरी इतनी होती है, इतना फैलाव होता है उसका कि वो बारिश ठीक ठाक दे देगा और तेज हवाएं चलाएगा और समंदर में तुगयानी होगी। ये 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं साइक्लोन के, डिप्रेशन के। और अगर साइक्लोन बन जाता है तो वो फिर ज्यादा इम्कान ये है इस वक्त तक के डाटा के मुताबिक कि वो और मारा और पसनी के दरमियान का जो एरिया है ना बलूचिस्तान का साहिली इलाका, उसकी तरफ रुख रहेगा उसका। अच्छा सर सरफराज साहब ये बताइए कि कल जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी थी,
बहुत मुश्किल हो गया था कि घर में बैठना, एसी ऑन भी थे फिर भी बहुत गर्मी थी। कल रात भी हवा जो थी वो गर्म चल रही थी और ये बताया जा रहा था कि 10 नॉट की रफ्तार फी घंटा से गर्म हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर भी इतना 34.8 को क्रॉस कर रहा था। तो आज क्या सूरत हाल रहेगी टेम्परेचर के हवाले से? क्या बारिश के बाद थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा या फिर वही हब्स का माहौल होगा बारिश के बाद भी? देखिए अब तो खैर रहेगा, लेकिन टेम्परेचर उतना नहीं। कल आपने नोट किया होगा कि 39 हो गया था टेम्परेचर, मैक्सिमम चला गया था। और फिर वो असल में जो हवा चल रही थी वो एक तरह से लू चल रही थी, इसलिए कि वो शुमाल मशरिक और मशरिक की जानिब से मुसलसल चल रही थी। आज भी चल रही है, आज तेज हवाएं हैं, 18 से 20 नॉटिकल माइल की चल रही हैं इस वक्त, और वही डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्टर्ली। उसकी वजह यही है कि जो समंदर में ये लो प्रेशर या डिप्रेशन मौजूद है, तो ये उस तरफ की हवाओं को अपने अंदर सक करता है सबकी ये लो प्रेशर। सर पहले ये कहा जा रहा था कि 11 बजे से बारिश जो है आज शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद शाम में कुछ इंटरवल स्पेल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या टाइमिंग हमसे थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, क्योंकि जाहिर है जो लोग घरों को जा रहे हैं तो वो जल्दी निकल जाएं और कहीं फंसे ना। बिल्कुल, आप अगर टाइम बता देंगे और थोड़ा सा ड्यूरेशन भी बता देंगे और कितने इंटरवल्स में ये बारिश होगी। देखिए टाइम बताना ना इसमें बड़ा ट्रिकी सी चीज होती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की ऐसी साइंस है जो आपकी इसको ना एस्टिमेशन को गलत कर देती है, तो इसलिए एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये कि जैसे आफ्टरनून में गर्मी पड़ रही होती है जिस दिन, तो उस दिन फिर वो गर्मी उसके लिए फ्यूल या एनर्जी का काम करती है, और वही आफ्टरनून के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं जब टेम्परेचर पीक पहुंचता है। तो आज भी यही इम्कान है कि 3-4 बजे आप रफली कह सकते हैं उसके बाद शुरू हो सकती है, और उसमें शाम में इतना बहुत हेवी स्पेल नहीं है, लेकिन रात में फिर तेज स्पेल है। सही। अच्छा सरफराज साहब, क्योंकि कराची में क्लाइमेट चेंज कुछ पता नहीं है, प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है, हमने तो यही देखा है। अब तो जो है ना वो दोस्त फोन करके बोल रहे थे हाँ भाई कराची में इस मोहल्ले में बारिश हो रही है, इस मोहल्ले में तो धूप निकली हुई है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये ग्लोबल जो चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से है? क्या है ये सूरत हाल कि जब बारिश होनी होती है तब नहीं होती, उसके एक दिन बाद होती है, या जब होनी होती है उससे एक दिन पहले हो जाती है? तो ये बीच का क्या गैप, ये क्या सीन है सारा? देखिए इसमें मानसून की बारिश में खासकर ये चीज होती है, और कि कहीं ज्यादा बारिश पड़ गई और कहीं बिल्कुल नहीं हुई, कहीं थोड़ी हुई। ये मानसून की बारिश की एक तरह से फीचर रहती है। उसमें मतलब आपको फिर ना डीप एनालिसिस की जरूरत होती है, माइक्रो मेट्रोलॉजी उसी के मतलब उसको हम कहेंगे कि वो स्टडी करने की जरूरत होती है। उसके लिए फिर जाहिर है माइक्रो मेट्रोलॉजी के लिए हर 10-15 किलोमीटर पर आपके पास ऑब्जर्विंग स्टेशन होना चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर चीज है वो यही है कि जो डिफरेंट लैंड हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी कोई जगह ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, कोई जगह निस्बतन कम गर्म होती है या देर से गर्म होती है तो वहाँ बारिश देर से पहुंचती है। ये वजह है। सर अब एहतियाती तदाबीर की तरफ आ जाएं थोड़ा सा हम, चूंकि हम ऑडियंस को चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम थोड़ा अवेयर भी कर दें। जाहिर सी बात है, वैसे तो बहुत कुछ मालूम है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो आवाम पहले से केयरफुल रहती है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको कुछ आगाह कर दें सिचुएशन से। अब एहतियाती तदाबीर अगर बात की जाए तो किस किस तरह की लेनी चाहिए और हुकूमती सतह पर क्या क्या इकदाम करने चाहिए, क्योंकि तैयार तो हैं इदारे हमारे। जी आवाम के लिए तो एहतियाती तदाबीर यही, जैसे आपने खुद मेंशन पहले आप कर रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता जैसे अभी डिप्रेशन की शक्ल तो है तो समंदर में फिर भी रफनेस है, तो लोग समंदर का रुख ना करें एंजॉय करने के लिए। और इसी तरह से जब बारिश का हेवी स्पेल होता है तो जाहिर है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स का भी खदशा है, यानी 50, 60, 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। जाहिर है इतनी तेज स्पीड से हवाएं चले तो जो बड़े दरख्त होते हैं शहर में वो गिर जाते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं। जी जी। और इवन जब साइक्लोनिक उसमें स्टेज में आएगा और अगर हो अल्लाह ना करे वो स्टेज आ गई तो फिर आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस भी फॉल डाउन कर सकती हैं, और ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए फिर उनसे। फिर जाहिर है कि बारिश एंजॉय तो करें लेकिन ऐसे एंजॉय ना करें कि वो आपके लिए ज़हमत मुसीबत। सर एक छोटा सा सवाल और, समंदर का पानी तो नहीं आएगा जमीन पे? क्योंकि मुझे हमेशा इसी चीज़ को सोच के डर लगता है। ये देखिए डिपेंड करता है कि अगर साइक्लोन कितनी शिद्दत का होता है और कितने आपके साहिल के कितने करीब रहता है। वो इसमें मैंने आपको बताया ना कि साइक्लोन के जो 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं, एक टोरेंशियल रेन, दूसरा हाई इंटेंसिटी विंड्स, और तीसरी स्टॉर्म सर्ज होती है कि उसके वजह से ना जो समंदर में की लहरों में उछाल पैदा होता है, पानी जितना ऊपर जाता है। बिल्कुल।
तो जो बिल्कुल आपकी लो लाइंग एरियाज हैं, जैसे कराची की हम मिसाल लें तो यहाँ रेडी कोट, इब्राहिम हैदरी, आगे मुबारक विलेज और इस तरह की जो बिल्कुल समंदर की सतह के पास, बिल्कुल उधर सिंध की तरफ जाए तो केटी बंदर है जाती है और दूसरी गाँव। तो ये इन एरियाज में पानी आने का बिल्कुल खदशा रहता है। इस तरह की डिप्रेशन की सूरत में तो इतना नहीं, लेकिन जब साइक्लोनिक स्टेज अगर उसकी आ जाती है तो फिर पानी आ सकता है। अच्छा, जो रेडी गोट के माहीगीर हैं या साहिली पट्टी के करीब जो लोग रहते हैं, स्पेशली माहीगीर, क्योंकि उनका रोजगार जुड़ा होता है, तो आज जो है वो माहीगीरों के लिए ये कहा गया है कि आप समंदर में नहीं जाएंगे और उनके लिए एक मनादी जारी की गई है। साथ ही साथ जो है हुमैर, आज तो तालीमी इदारे तो खुले हैं, लेकिन जो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के आज इम्तिहानात होने थे वो भी मुलतवी हो गए हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ इस बारिश की वजह से आज पोस्टपोन हो गई है। तो सरफराज साहब, आप सिर्फ आज थोड़ा शॉर्टली हमें ये बताएं कि ये बारिश जो 2 अक्टूबर तक है, क्या कोई और भी स्पेल आना है कराची में, या बारिश का जो सिलसिला है ये थम जाएगा और फिर विंटर्स में ये सिलसिला हम देखेंगे? देखिए, फिलहाल तो सामने मतलब उसमें यही बात नजर आती है कि कोई ये आखिरी स्पेल एक तरह से होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि अक्टूबर और नवंबर इटसेल्फ जो है ना, ये साइक्लोनिक सीजन होता है यहाँ के लिए, अरेबियन शेयर बंगाल के लिए पोस्ट मानसून सीजन इसे हम कहते हैं। तो साइक्लोनिक सीजन असल में होता ही यही है, अक्टूबर और नवंबर। तो अगर कोई साइक्लोन बन जाए डिप्रेशन सॉरी या लो प्रेशर, तो दोबारा से चांस हो सकता है, लेकिन अगले चंद एक दिनों में कोई और इस तरह का चांस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। और हमें बारिश होगी, ज्यादा पानी आएगा, आपको तो पता है आगे मैं क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन जो कवी ज्यादा इसके इम्कानात है बारिश होने के, उसमें अभी जो लास्ट बारिशें हुई हुमैर, मैं ऑफिस से जब जा रही थी और पानी इतना ज्यादा जमा था सड़कों पर, गाड़ी आधी डूबी हुई थी, वहीं जो थे आसपास के जो लोग थे, जो मोटरसाइकिल पे फैमिलीज जा रही होती हैं, हमें ये चाहिए कि ऐसे इस तरह की सिचुएशन में हमें इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि पानी इतना ज्यादा जमा है तो जल्दी से उसको क्रॉस कर लें। इस तरह की सूरत हाल 2005 में भी पैदा हुई थी। बहुत तेज बारिशें हुई थी, कराची पूरा बह गया था एक हिसाब से देखा जाए। और आई रिमेम्बर कि मैं आ रहा था तो कोई कन्वेंस या व्हीकल्स जो चल नहीं रहे थे, जाहिर है वो पानी बहुत भर गया था गाड़ियों में। और बारिश से जुड़े पैदल हम घर आए और मैं आई वाज कमिंग फ्रॉम हसन स्क्वायर और मैं 1 बजे रात घर पहुंचा, 4 बजे का चला। ओह माय गॉड। तो बहुत, और हाँ, खास तौर पे मैन होल्स जो हैं वो खुले हुए होते हैं। सड़कों पे चलते वक्त पानी में भी खास तौर पे चलते वक्त ख्याल रखें कि फुटपाथ पे चला जाए, ताकि अवॉइड किया जाए। रोड पे बिल्कुल ना चलें, क्योंकि रोड पे ज़ाहिर फुटपाथ एलिवेटेड होते हैं, ऊंचे होते हैं, उस पे पानी बाद में आता है, तो कोशिश करें कि फुटपाथ को इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें अभी कुछ टाइम पहले हमने ये सुना था, बारिश हुई थी, एक शख्स हॉस्पिटल जा रहा था तो वो करंट से उसकी डेथ हो गई थी और बॉडी उसकी पानी में ही पड़ी रही, किसी ने जो है वो इत्तला नहीं दी बर वक्त ताकि उसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें। अगर इस तरह की बारिश का सीन ऑन हो भी जाता है तो घरों में बैठे भाई, अल्लाह पाक सबको महफूज रखें। और अब मौसमी की बात हो रही थी, तो क्रिकेट का मौसम भी कुछ कंफ्यूज्ड सा दिखाई देता है। क्रिकेट का मौसम में ना बिजलियां कड़क रही हैं, हलचल सी पैदा हुई भी है और एक ऐसी हलचल है, अच्छा कहीं खामोशी भी है, तूफान की सूरत हाल है वहां भी। हम तूफान को डिस्कस कर रहे थे, तो क्रिकेट का जो मैदान है वहां भी पीसीबी में स्पेशली बिल्कुल तूफान वाली सिचुएशन है। सीईओ साहब वसीम साहब ने रिजाइन कर दिया है और रेजिग्नेशन ऐसे टाइम पे आना जब बहुत क्रूशल फैसले किए जा रहे हैं। रमीज राजा साहब बार बार आकर एज चेयरमैन पीसीबी वीडियोस में भी बात कर रहे हैं और कौम को जो है वो कंसोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है उसमें खास तौर पर उनका यूं आना और कौम को मैसेज देना कि बिल्कुल परेशान ना हो, क्रिकेट जो है वो इस वक्त महफूज हाथों में है। और फिर आर्मी चीफ साहब का बयान भी आना कि खेलों के लिए बिल्कुल हम महफूज हैं। और जिस तरह नेशनल T20 अब बहुत बखूबी जो उसके मैचेस हैं वो हो रहे हैं, तो ये यकीन बहुत अच्छी खबर है। जो वसीम खान साहब का पूरा मामला हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो अगले साल फरवरी में इनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिवली उन्होंने जब इंग्लैंड की टीम नहीं आई और न्यूजीलैंड की टीम यहां से आकर वापस चली गई, तो जिस तरह से वो पहले तो हमने देखा वो मीडिया से दूर रहे, लेकिन फिर उन्होंने इसको डिफेंड किया और इस हवाले से बात भी की थी। लेकिन हमने ये देखा कि जो रमीज राजा थे उनसे जो है वो मामला कुछ बन नहीं पा रहे, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। अच्छा,
ये सारी टाइमिंग जो है ना ये बहुत अहम है, और सिलेक्शन पे भी खासतौर पर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ सुहेब अलवी साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और जब भी इनसे बात करें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो सुनने को और पता चलती हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो सिचुएशन अब पैदा हो गई है, ख़ास तौर पर CEO साहब का रिज़ाइन कर जाना, और उसके बाद से फिर ये इंग्लैंड ने माफ़ी मांग लेना कि जी हमें बहुत बुरा लगा कि जिस तरह ये दौरा कैंसिल हुआ, और उसके बाद प्लेयर्स की जो नेशनल T20 की सिलेक्शन है उसमें भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड T20 के लिए क्या ये प्लेयर्स रेडी थे या नहीं थे, या फिर बहुत से प्लेयर्स ऐसे डाल दिए गए जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जी पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए मैं ये समझता हूँ, मेरा ओपिनियन भी रहा है, मैंने कहा भी है कि अगर एहसान मानी साहब का टेन्योर खत्म हो रहा था तो उनको 1.5 महीने 1 महीने का एक्सटेंशन दे देते, और एंड ऑफ नवंबर में हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो जाती है। उसमें ये होता कि एक तो जिम्मेदारी भी वसीम खान और एहसान मानी की रहती कि जो भी वर्ल्ड कप में रिजल्ट आएगा वो उसकी जिम्मेदारी है, मिसबा की रहती, वकास यूनुस की रहती, जो वो टीम मांगते दे देते। हम कौन सा हर दफा वर्ल्ड कप जीतते हैं, इस दफा नहीं जीतते। तो बात यह है कि उसके बाद जब पूरा बैठ गया था, फिर आपने जो रिफॉर्म्स करने हैं, जिसको खुदा हाफिज कहना है, जिसको जो करना है वो होना चाहिए था। मुझे लगता है जरा सा ये सिचुएशन आई कि व्हाट इफ वी विन द वर्ल्ड कप। अच्छा, अगर आप वर्ल्ड कप जीत गए, जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, न्यूजीलैंड को आपने 5-0 हरा दिया, अगर वो खेलते, इंग्लैंड को आप हरा देते, फिर आप किस मुंह से चेंजेस करते। मेरे ख्याल में कुछ ये सिचुएशन थी कि हटाना ही था इन लोगों को। सो आई डोंट थिंक इट्स बीन अ वेरी वेल डन मूव। पाकिस्तान क्रिकेट को सामने रख के इतना नहीं देखा गया है, क्योंकि रमीज भी अकलमंद आदमी, इज अ वेरी क्लीन मैन एंड इज अ वेरी पैशनेट पर्सन एंड ही मीन्स वेल। लेकिन उसमें सिर्फ ये सोचना चाहिए था मैं 3 हफ्ते में आके क्या कर दूंगा, जो टीम जो है वो नंबर 7 से होकर नंबर 1 पे हो जाएगी। सही। तो आई थिंक उसने भी आउट ऑफ द लव ऑफ क्रिकेट, आउट ऑफ जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा था, उसने बहुत जल्दी बीच में कूद किया। 1-1.5 महीना रुक जाता तो बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं सिर्फ रमीज राजा साहब की, तो जैसे ही इन्होंने अपना ओहदा संभाला तो 3 इस्तीफे आ गए, और फिर एक हलचल सी हमने देखी कि क्रिकेट बोर्ड में एक हलचल सी होने लगी। आपको क्या लगता है कि जो अभी ये चीफ सेलेक्टर के जो इख्तियारात हैं वो भी अपने पास रखने की उन्होंने ऐसी बात की है, तो क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? क्या सारे इख्तियारात उनको अपने पास रखने चाहिए? अच्छा, मैंने नहीं सुना कि रमीज राजा साहब ये कह रहे हैं कि मैं चीफ सेलेक्टर के इख्तियारात भी रखूंगा। देखिए, व्हाट ही हैज सेड इज कि जो करंट स्ट्रक्चर है सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें एक चीफ सेलेक्टर है और फिर जो आपकी 6 टीमें हैं रीजनल टीम से, उनके जो कोचेस है वो को-ऑप्टेड सेलेक्टर्स हैं। तो आपकी 7 की सिलेक्शन कमेटी, उनका कहने का मतलब ये है कि यार ये कोचेस को एज अ सेलेक्टर हटाओ, क्योंकि हर एक अपने प्लेयर को पुश करता है और वो ओवरऑल नहीं देखता, और आप वापस पुराने सिस्टम पे जाएं जो कि सारी दुनिया में होता है कि आपके पास एक चीफ सेलेक्टर है और 3-4 उसके असिस्टेंट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोविंसेस में स्काउट करते हैं, मैचेस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक तो उन्होंने आई थिंक ये बात कही। अच्छा, दूसरी बात जहां रह गई कि चेंजेस, देखिए मुझे लगता है कि साहब मिसबा के साथ इन्होंने हाथ किया है। उसकी वजह यह है कि आई एम नॉट इम्प्रेस बाय मिसबा, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी कोच होने की। ये भी वसीम खान को आंसरेबल होना चाहिए कि आपने एक इश्तिहार दिया कि हमें नेशनल कोच चाहिए जिसका 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए 40 कोचिंग एंड इंटरनेशनल साइड, उसके बाद आप जाके मिसबा। सर लेकिन मिसबा, आप कह रहे हैं कि मिसबा की सिलेक्शन दुरुस्त नहीं थी। अगर इस पे सवाल किया जाए तो मिसबा बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छा करियर उन्होंने देखा है, फिर कैप्टनसी की भी जलवे दिखाते रहे। डजंट मैटर, सो व्हाट, आपने एक फील्ड के ऊपर जी लड़ना होता है, एक आपने पीछे बैठ के प्लेयरों को लड़वाना होता है। सही। अच्छा, कप्तान होके आप जब लड़वाते हैं तो 10-11 फील्ड पे होते हैं, यहां बैठ के आप पूरा साल लड़वा रहे होते हैं, पूरा साल डेवलप कर रहे होते हैं। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है फ्रॉम बीइंग अ गुड क्रिकेटर एंड बीइंग अ गुड कोच। अच्छा, अब आ जाए कि जो मैं बात कह रहा था, देखिए मिसबा के साथ भी ये हुआ कि आई थिंक ही वाज अ फेलियर एज अ कोच। लेकिन आपको जल्दी क्या थी ये प्लेयर अनाउंस करने की, वर्ल्ड कप टीम आपने 6 सितंबर को क्यों किया, या 7 जो भी दिन था। मिसबा उल-हक लैंड करता है कराची, उसके 3 घंटे बाद आप टीम अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव अ मैसेज टू मिसबा कि जी हमें आपका ओपिनियन हमें वैल्यू नहीं करता,
और अब आप बेइज्जत हो गए तो इज्जत करके घर चले जाए, वो चला गया। कोई भी ये होता। उसके बाद वकार यूनुस को मेरे ख्याल में जो मैंने सुना है, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, उनसे कहा यार अब अब टीम ही चेंज कर रहे हैं, आई मीन कोचिंग टीम, तो उसने कहा ठीक है मैं हट जाता हूँ, ही वाज अ डिसेंट गाय, हट गया वो। तो बात ये है कि ये चेंजेस इसलिए भी लाए गए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैड गॉन फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 7 इन T20। सरफराज अहमद को जब हटाया आप नंबर 1 थे, उसके बाद नंबर 7 आ गए। भाई टेस्ट में अगर आप समझते वो नहीं कर रहा था, आप टेस्ट की कप्तानी जताते थे, मतलब यू डोंट ट्रीट समबडी लाइक दैट। तो ये सब जो हुआ है, इससे आप सही आपने वर्ड यूज करा, चुलबुली फैली है, हर एक अनसर्टेन है। और जहां अच्छा जी 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 अच्छा सर, एक मामला और बड़ा मसला एक खड़ा हो गया है अब क्रिकेट के मैदान से, PSL आने वाला है और अभी इस मामले में हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स और गवर्नमेंट आपस में जैसे नहीं लड़ती हैं वैसे ही मामला हुआ है कि जो फ्रेंचाइज खरीदने वाले जो मालकान हैं PSL फ्रेंचाइज स्पेशली, वो जो है वो रमीज राजा से थोड़े खाइफ नजर आ रहे हैं और ये मामला थोड़ा डॉलर पे आकर रुक गया है। आप इस पे क्या कहेंगे? यहाँ पर भी बहुत जल्दबाजी है, उन्होंने कहा कि डू इट और लीव इट। नहीं, आई थिंक इट्स बीन द अदर वे अराउंड, जो मैंने सुना है वो देखिए बात ये है कि 5 साल से फ्रेंचाइजेस सीख रहे हैं वसीम खान के आने से भी पहले कि हमें फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि पीसीबी अपना एक 20-25% रेवेन्यू रख रहा है। तो वही कहते हैं आपको क्या जरूरत है, आप 5 साल बाद अपना कमाना शुरू करें, हमें दे दें। अच्छा, रमीज ने आके एक्चुअली ये कहा है, जो फ्रेंचाइज वालों से वो मिला है, कि उसने वसीम खान को क्रिटिसाइज भी किया, एहसान मानी को क्रिटिसाइज किया कि व्हाई आर यू गिविंग सच अ हार्ड टाइम टू द PSL फ्रेंचाइज। तो वो तो एक्चुअली चाह रहे हैं, अभी जो उनकी मीटिंग भी है, कि इनकी सुनो और इनको ज्यादा शेयर दो। तो आई थिंक इट्स बीन द अदर वे अराउंड कि ही इज एक्चुअली बैकिंग द PSL फ्रेंचाइजेस, लेकिन जाहिर बात है वो गिव एंड टेक तो रहता है। सही सर, कमिंग बैक टू T20 वर्ल्ड कप, अब सिलेक्शन पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सरफराज का ना होना, शोएब मलिक का ना होना, फखर को स्क्वाड में शामिल ना करना। अब ज़ाहिर है तीनों प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी सामने आ रही हैं इनकी, और ये भी कहा जा रहा है कि क्यों सिलेक्ट ना किया गया। ज़ाहिर एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे और उनकी बनिस्बत अगर यंग प्लेयर्स को चांस दिया गया है जो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाए कुछ उनमें से नाम, तो क्या कहेंगे? क्योंकि सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा अब सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया और ट्विटर पे भी खासतौर पे बहुत बैशिंग हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री मैं अगर आप 1992 का ही वर्ल्ड कप ले लें, जिसकी इतनी वाह होती है, इनको पता ही नहीं था 1992 के वर्ल्ड कप में कि हमारी टीम क्या होगी। जावेद मियादाद को इन्होंने ड्रॉप कर दिया था कि तुम फिट नहीं हो। वकार यूनुस लास्ट मोमेंट पे बैक प्रॉब्लम हो गई, उसको वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कुछ पता नहीं था ओपन कौन करेगा, कुछ पता नहीं था चौथा बॉलर कौन है, 5वां बॉलर कौन है। इमरान का शोल्डर इंजर्ड था। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में ये होता है कि ये लोग एक टीम बनाने की इतनी कोशिश नहीं करते, नियत होती है, लफ्जों में यही कहते हैं जी, लेकिन जो उनकी हरकतें होती हैं वो ये होती हैं कि यार वर्ल्ड कप आ रहा है, वो कहता है मेरे बंदे को खिलाओ, वो कहता है मेरे बंदे को खिलाओ। बिकॉज अगर वर्ल्ड कप में आपने 2 इनिंग्स खेल ली तो आपका 3 साल के लिए पक्का हो गया टीम में जी, ठीक है। अब जैसे इंजमाम उल हक ने जो सेमीफाइनल और फाइनल खेला 1992 वर्ल्ड कप में, उसके बाद वो अनड्रॉपेबल हो गया, जबकि इंग्लैंड में उसे खेला ही नहीं जा रहा था। सही। अगले 4 उसने इंग्लैंड में खेले, बट टैलेंट तो सामने आ गया ना। तो उसकी वजह ये होती है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है बिफोर एवरी वर्ल्ड कप, कि हमारा बंदा, साडा बंदा, तुम्हारा बंदा, वो अलग शुरू हो जाता है। तो इस दफा भी यही हुआ है कि एक तो जल्दबाजी में टीम अनाउंस की, इसी वजह से कि कुछ सीनियर्स को ये नहीं चाह रहे हैं, उनकी वजूहात भी है, और क्योंकि वो जरा टीम डिस्टर्ब भी करते हैं। अच्छा, कुछ सीनियर ऐसे हैं कि नाम तो आपने उनको सीनियर कह दिया, आप उनका 8 साल का रिकॉर्ड देखें, उन्होंने 2 मैचेस भी नहीं जिताए आपको। सही, ठीक है। अच्छा तो सर, आपने खुद ही अभी ये बात कह दी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चले जाएंगे, और कितनी विकेट्स गिरेंगी अभी पीसीबी क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, ये एक इंटरनल मामला है, कुछ पता नहीं, प्रेडिक्शन तो की जा सकती है। देखिए, होता ये है कि जब एक नया पर्सन आता है और तो चेयरमैन की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो पावर्स नहीं है, लेकिन रमीज अज्यूम कर लेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा के दोबारा सिस्टम में ले जाएगा जहां चेयरमैन एंड सीईओ होता था और फिर आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता था, या वो नई पोजीशन क्रिएट करेगा डायरेक्टर क्रिकेट। तो डायरेक्टर क्रिकेट में ऑब्वियसली समवन न्यू इज गोइंग टू कम,
और अच्छे लोग हैं, आकिब है, मोहम्मद अकरम है, ये अच्छे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, दुनिया में इन्होंने काम किया हुआ है। अजहर महमूद है, ठीक है। अगर इनमें से कोई आ जाता है तो आपका टॉप टियर जो है वो तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब आप टॉप टियर को चेंज करते हैं तो फिर आप उनके जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनसे कहते हैं अपनी टीम बनाओ। उसमें अगर कोई नया आदमी आया है तो वो नया आदमी लेकर आता है। हर बंदा चाहता है कि मेरा ट्रस्टवर्दी आदमी। यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर होता है, ही शुड बी वेरी केयरफुल कि देखो अच्छे बंदे को ना निकालो सिर्फ इस वजह से कि तुम अपना बंदा लाना चाह रहे हो। तो कहीं फिर कहीं से फोन आ जाएगा, यार इसको ना निकालो, अच्छा 1 साल और दे दो। फिर उसकी मानना पड़ेगी, क्योंकि अब स्पॉन्सर ने अगर फोन कर दिया जो कि आपको $2 मिलियन a ईयर देता है कि यार इस बंदे को 6 महीने तो और दो, इसने हमारा साथ अच्छा काम किया, तो आप रुक जाते हैं। इसलिए ये कहना कि कितनी विकेटें गिरेंगी, क्या होगा, ये अंपायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। सर अब ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये सिलेक्शन होती है। अब दुनिया भर की अगर बात करें तो बहुत से थिंक टैंक्स काम करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत रिसर्च होती है, हर प्लेयर की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, उनके प्लेइंग स्टाइल को एनालाइज किया जाता है बैठ के, फिर कहीं जाके बोर्ड तक बात पहुंचती है और फिर वो एनालाइज करने के बाद उसको भी एक कोई फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि ये प्लेयर्स जो हैं ये स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर हमेशा ये डिबेट होती दिखाई देती है, ये बहुत बहस होती है कि वन मैन शो है, जो शख्स आता है वो आगे फौरन अपने अपने प्लेयर्स को अंदर डाला और बिना किसी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के उनको फौरन स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाता है, खिला दिया जाता है और फिर जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आती है। तो ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ क्यों सोच विचार नहीं की जाती पहले? आप 75 साल से मुल्क इस तरह चला रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? समथिंग लाइक दैट। आप 75 साल अपने देखें, 1947 बल्कि 74 इयर्स आपका लीडर ऑफ द गवर्नमेंट यही करता रहे, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी यही करती रही है, उसके बाद आर्मी में ही होता रहा। तो देखें ये तो एक हमारा कल्चर है अनफॉर्चुनेटली। इंडिया में भी होता था, इंडिया सुधर गया 25-30 साल पहले, हम नहीं सुधरे, हम अभी तक लगे हुए हैं कि मैं सही हूँ, दूसरा बंदा गलत है। तो सर मुस्तकबिल क्या है हमारे क्रिकेट का फिर? सॉरी, मुस्तकबिल क्या है क्रिकेट का हमारे फिर? वो मुस्तकबिल आप 92 में क्या था, यही सिचुएशन थी जो अभी है। वर्ल्ड कप तो बस इसी तरह गिरते संभलते खेलते रहेंगे। अब्दुल कादिर मरूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मोहम्मद यूनुस को तो होना ही नहीं चाहिए T20 टीम में, आपने तो उसको कप्तान बना दिया है। हम 2009 का वर्ल्ड कप जीत गए। तो देखिए ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपका सवाल जो है वो बड़ा पर्टिनेंट है कि इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम कि हम कोई नॉर्मलसी लाएं। और जब नया बंदा आए तो वो ये ना कहे कि पिछले ने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये ना कहे। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब अलवी साहब, आपका अपने अपना कीमती वक्त दिया। और जिस तरह से सोहेब अलवी ने कहा कि क्रिकेट में ये उतार चढ़ाव आज से नहीं बल्कि 70 साल की ये तारीख है, पूरी बिल्कुल सियासत जैसी तारीख हो गई है हमारी। लेट्स सी क्या पाकिस्तान क्रिकेट का क्या आगे जाकर मुस्तकबिल होगा। ये कंफ्यूजन तो कुछ हद तक दूर हुई है, लेकिन अब एक और जो बड़ी कंफ्यूजन थी वो भी दूर होती दिखाई देती है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस कर दिया है जी 8 बड़े शहरों में सिनेमाज जो हैं वो अब खोल देने की इजाजत दे दी गई, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मीरपुर, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और गिलगित शामिल हैं। कराची अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पे नहीं आया सेफ जोन में कि जहां सिनेमास को खोलने की इजाजत दी जाए, पर हम उम्मीद करते हैं कि कराची बहुत जल्द कराची वाले कोविड इस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, सिनेमास को बंद कर दिया गया था क्योंकि जहां पर ज्यादा क्राउड जमा होता है वहां पे कोविड फैलने के चांसेस ज्यादा थे, जिसके पेश नजर हमारी गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ा फैसला किया था। लेकिन अब इंशाल्लाह क्योंकि सिचुएशन अच्छी हो रही है, चीजें अब बेहतरी की जाने बढ़ रही हैं, तो इस तरह की खबर सामने आई है। और हमारे साथ एक मेहमान भी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। उमैर अलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप हुकूमत के इस फैसले को कैसे देखते हैं? सिनेमा उस वक्त ही रिवाइव होगा पाकिस्तान में जब कराची या लाहौर में खुलेगा। अच्छा उमैर भाई, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि चले सिनेमास को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, अब ज़ाहिर कराची को भी इंक्लूड नहीं किया गया, लाहौर को भी नहीं शामिल किया गया। अब कंटेंट की अगर बात करें तो क्या हम लोग इतने साउंड हैं एज एन इंडस्ट्री? क्योंकि ज़ाहिर है उस तरह जब कोविड आया तो फिर चीज़ें बनना स्लो हो गई थी। जो हमारी मूवीज़ थी, ख़ासतौर पर फिल्म जिन पे काम चल रहा था, प्रोजेक्ट्स, उनके भी कुछ के ट्रेलर्स आए और फिर उस तरह सामने नहीं आया गया कि उन पे काम चल रहा है नहीं चल रहा। और फिर आवाम को तो बिल्कुल भी अब मालूम नहीं है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो वो लॉन्च होने जा रहे हैं या आ रहे हैं। कुछ वेब सीरीज़ का सामने ज़रूर आया, लेकिन बहरहाल फिल्म्स का सामने नहीं आया। तो एक ट्रेंड निकल पड़ा। जी बिल्कुल। देखिए सिनेमा की यहाँ तक बात है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पूरे साल में बनती तकरीबन 20 से 22 फिल्में हैं।
ठीक है, तो महीने में 1 फिल्म या 2 फिल्में रिलीज होती थी, या 3 मैक्सिमम अगर हो गया, अगर त्योहार वगैरह आ गया, तो हमारा अपना कंटेंट तो तैयार बैठा हुआ है। तो जो फिल्में हम जैसे ही सिनेमा ऑन करने की बात होगी इन बड़े शहरों में, ये छोटे शहरों तो कोई फायदा नहीं होने वाला, जब बड़े शहरों की बात होगी तो ये फिल्में तैयार होंगी। ऑलरेडी इस पर 6 से 8 फिल्में तो ऐसी हैं जो रेडी फॉर रिलीज है। अच्छा, आपको लगता है, आपने कहा रेडी फॉर रिलीज, आपको लगता है ये रिलीज होंगी? क्योंकि अब जाहिर है जिन शहरों का आपने जिक्र किया बहुत कम वहाँ पे व्यूअर्स या सिनेमास की तादाद बहुत कम है, तो आपको लगता है कि लाहौर और कराची के ना होते हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या जिन्होंने फिल्म्स बना रखी हैं और वो लॉन्च करना चाहते हैं, क्या वो लॉन्च करेंगे इन शहरों में? देखिए, लाहौर और कराची जब तक नहीं खुलेगा ना तो सिनेमा ही नहीं खुल रहा है। ठीक है, इजाजत दी है ना जी, तो सिनेमा खुलेगा कैसे? ये 8 शहरों के वाले सिनेमा खोल के क्या करेंगे? कोई इनको फहद मुस्तफा या हुमायूं सिर अपनी फिल्म देंगे? तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब कराची और लाहौर में सिनेमा खोलेंगे तब सिनेमा पूरी आपका वो ऑन होगा। सही। अच्छा उमर साहब, क्योंकि ये कोविड का सिलसिला हमने देखा कि सिनेमाज बंद कर दिए गए, फिर सिनेमाज से जुड़े हुए जो लोग थे जिनका रोजगार इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, हमने उनको भी बेरोजगार देखा। फिर अब ये कराची और लाहौर वाला जो एक बड़ी मार्केट है जहाँ पे व्यूअरशिप ज्यादा होती है, लोग ज्यादा शौक से सिनेमाज घर आते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से 8 शहरों को इंक्लूड करना और जो हमारी मेन स्ट्रीम के जो शहर हैं उनको निगलेक्ट करना, ये क्या, ये इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उनकी, या क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो ये समझ रहे हैं कि इन्होंने इन 8 शहरों में कोविड को कंट्रोल कर लिया, जो कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये शहर कोविड फ्री हो गए हैं या हम कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड बन गए हैं कि बस जबरदस्त हो गए। ये बेसिकली अपनी एक तरह से जो है नाअहली को छुपाने की बात है कि कराची में जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ना सिंध हुकूमत से हो रहा है ना ही फेडरल हुकूमत से हो रहा है, तो वो कराची को इसलिए नहीं कर रहे। ठीक है, लाहौर में भी यही प्रॉब्लम है कि देखिए जहां इनकी चलती है सही है, इन 8 शहरों में चल रही है, वहां पे इन्होंने खोल दिया। इन बड़े शहरों में लोग जो हैं आधे डिवाइडेड है कि कोविड है, आधे डिवाइडेड कोविड होता ही नहीं है। सही बात, कंफ्यूजन है एक तरह की, ये एक प्रॉब्लम है हमारा। और देखिए, जब सिनेमा 1 हफ्ते के लिए बीच में खुले थे, ठीक है, अभी खुले थे ना जब, तो हमारे सिनेमा मालिकान की भी एक तरह से कोई मिसमैनेजमेंट थी कि उनने वो फिल्म सिनेमा में लगाई हुई थी जो कोई देखता ही नहीं है, हॉरर फिल्म। उनके पास जब फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 मौजूद थी, उन्होंने वो क्यों नहीं लगाई? उन्होंने कहा अगले हफ्ते लगाएंगे, तो अगले हफ्ते से पहले ही वो फिल्म बंद हो गई, सिनेमा ही बंद हो गए। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, SOPs को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई फॉलो कर भी रहा था तो चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं था। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सिनेमा में गया टिकट लेने के लिए, मैंने टिकट लिया, मैं साइड में देखा तो मुझे खुद मेरा दिल चाहा कि मैं टिकट वापस कर दूं कि मैं ना हूं। सही। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि फिल्म्स की अगर बात एक साइड पे रखें, क्योंकि जाहिर है वो आपने कहा कि 20 से 22 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं पोटेंशियली, अगर वेब सीरीज की बात करें तो कोविड ने बहुत बूस्ट दिया वेब सीरीज को, लोग इस तरफ भी आए, ट्रेंड्स थोड़े से बदले। पाकिस्तान में जाहिर है पोटेंशियली वो चाह रहे थे कि सिनेमा अगर रिवाइवल की तरफ नहीं जा रहा तो शॉर्ट फिल्म्स की तरफ आया जाए या फिर वेब सीरीज की तरफ आया जाए। तो कुछ वेब सीरीज बनी भी हैं जिसमें शमून साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी एक आने वाली है कराची के ऊपर। उसको किस तरह देखते हैं कराची डिवीजन को? कराची डिवीजन आ भी गई है, छा भी गई है और उसका ट्रांसलेशन भी हो गया है 2-3 लैंग्वेजेस में फॉरेन। और देखिए, शमून अब्बासी जो है वो 20-22 साल से ये काम कर रहे हैं, तो उनको तो आइडिया है। अगर वेब सीरीज बनानी थी पहले तो वही बना सकते थे, इसलिए कि उनको वो हॉलीवुड भी देखते हैं, वो पाकिस्तानी सिनेमा भी देखते हैं, वो पाकिस्तानी टेलीविजन भी देखते हैं। उन्होंने 1990s में हॉरर ड्रामा बना दिया था भाई, और क्या चाहिए आपको? सही बात है। अच्छा, इस पूरी इंडस्ट्री की अगर बात करें उमर साहब, बड़ा नुकसान हुआ। इंडस्ट्री इस वक्त किस इस स्टेज पर है, आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आपके घर में जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मिल बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि आप जो है उसकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं और कि अब जब पैसा आएगा तो ज्यादा ही आ जाए। हमारी सिनेमा इंडस्ट्री का यही प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, 800 रुपए का टिकट जो है वो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब मुझे जैसा आदमी भी जो है वो एक अगर 800 रुपए में पाकिस्तानी फिल्म देख के आता है जो कि बहुत ही बुरी होती है जी, अगर ठीक है फर्ज कीजिए, तो मेरे 800 रुपए तो जाया हो गए ना, तो मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूंगा। सिनेमा ऐसी नहीं चलता। सिनेमा में आप 2 लोग चाहते हैं, ठीक है, कॉम्बो दिए जाते हैं, आप फिल्म अच्छी देखते हैं, बुरी देखते हैं, बाहर निकल के डिस्कस करते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर लोगों से कहते हैं चलो यार देखते हैं दोबारा जाके।
तो उसके लिए टिकट प्राइसेस कम होना जरूरी है। लेकिन सर हमारे जो सिनेमाज हैं स्पेशली कराची की अगर हम बात करें, जो कि बड़े पुराने और मशहूर उमैर सिनेमाज हैं, लेकिन सर अब तो उनका हाल इतना बदतर है, उनमें कोई तब्दीली नहीं है, उसमें कोई मरम्मत का काम नहीं है, तो सर वहां पर लोग कैसे जाएंगे? वो तो बाहर से ही कुछ खंडर का एक नमूना पेश कर रहा है। देखिए डिपेंड, ये तो नहीं कोई कह रहा आपसे कि आप बैम्बिनो सिनेमा चले जाएं, ठीक है, कैप्री सिनेमा अभी भी चल रहा है जी। तो लेकिन अफोर्डेबल तो वही है ना, अगर हम किसी मॉल में जाके किसी अच्छे सिनेमा में देखेंगे तो वहाँ पे यही मिसकंसेप्शन है ना जी। मैं गया था कैप्री, अभी पिछले जब चल रहा था सिनेमा कैप्री गया था, मुझे यकीन नहीं आया कि एक तो सिनेमा फुल था, ठीक है, दूसरा जो उनके रिफ्रेशमेंट्स थे वो उसी प्राइस पे थे जो होने चाहिए थे, टिकट प्राइस भी 400 या 300 कुछ समथिंग थी, सही, ठीक है। दूसरा एट्रियम मॉल जैसे कराची में है, एट्रियम मॉल इज अफोर्डेबल, अकल से खेलते हैं ना। अब आप देखिए जब 5 बजे से पहले उन्होंने टिकट की प्राइस कम की हुई है, 5 बजे के बाद ज्यादा की हुई है। जी मिलेनियम में भी है एक मिलेनियम तो सिनेमा छोटा है भाई, छोटा है, लेकिन एट्रियम सिनेमा तो पहला था ना जो खुला था कराची में, उनकी भी बाहर जो रिफ्रेशमेंट जो है वो इतने वो नहीं है। हमें अकल से करना है काम, जो भी करना है। अच्छा उमैर भाई, आपसे हमेशा बहुत ज़बरदस्त सजेशंस भी मिलते हैं, तो अगर आने वाली अपकमिंग मूवीज़ की बात करें, पाकिस्तानी भी की भी बात करें और इंग्लिश मूवीज़ की भी बात करें, तो कौन सी मूवी सजेस्ट करेंगे देखने वालों को? देखिए सबसे पहले तो लोग यही समझ रहे थे ना कि सिनेमा कब खुलेगा, तो लोगों ने जो वो थे एक्सपर्ट्स तो नहीं कहता जब जेम्स बॉन्ड आएगा तभी चलेगा, और वही बात कि जब जेम्स बॉन्ड आया तब, और उसके बाद पाकिस्तानी फिल्मों का भी ये है और इंग्लिश का भी है, जो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जो अवेलेबल भी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, पहले वो लगाएं सिनेमा के अंदर, ताकि जो जैसे फास्ट एंड द फ्यूरियस की 9th एडिशन है लोग सिनेमा में देखें, जैसे ब्लैक विडो लोगों ने मिस किया वो सिनेमा में देखें, जैसे वंडर वुमन सिनेमा में देखें। ये सारी फिल्में तो ऑलरेडी आ चुकी है ना, तो आपको मिल भी सकती हैं आराम से। आप पहले ये सिनेमा में लगाएं, उसके बाद पाकिस्तानी फिल्में, लेकिन कोशिश करें कि अच्छी पहले लगाएं, और जो थोड़ी सी रिलेटेड बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्में उनको अवॉइड करें, क्योंकि देखिए बहुत सालों के बाद, 2 साल के बाद सिनेमा खुल रहा है, और अगर आप फिर भी अभी भी आवाम को बेवकूफ समझेंगे कि वो आ जाए तो 800 रुपए का टिकट लेके फिल्म देखेंगे, तो अब नहीं, लोगों की कीमत जो कुव्वत खरीद है वो कम हुई है, कम हो गई। सही बहुत शुक्रिया जी 800 का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, हमारी वो परचेजिंग पावर नहीं रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है और सभी को एंटरटेन होना है तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। सो थैंक यू सो मच आपके वक्त का, आपने अपनी कीमती रात से हमें आगाह किया। और सिनेमास आप कब गए थे लास्ट टाइम? कोविड से पहले ही गए थे, क्योंकि जाहिर है दरमियान में जब सिनेमास खुले थे तो वो एक हफ्ते के लिए, जैसे मेयर साहब ने कहा कि एक हफ्ते के लिए दोबारा उनको खोला गया था, लेकिन फिर जाहिर सी बात है कोई मूवी खास नहीं थी कि जो लगाई जा सके। जेम्स बॉन्ड नहीं था वहाँ पे? नहीं कंटेंट का मुझे तो बहरहाल उमैर साहब कह रहे हैं कि बहुत सी मूवीज हैं, लेकिन बहरहाल मैंने अगर अपनी उसकी बात करूं तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल उमैर साहब हमेशा बहुत जबरदस्त जो है ना वो बताते हैं आगे, और नए नए नाम बताते हैं, और जब आप देखें तो वाकई मजा आता है। और अगर पसे पर्दा कुछ काम हो रहे हैं तो वो अभी सामने नहीं आए, एंड वी होप के एक दफा फिर से सिनेमा का रिवाइवल हो, एक दफा फिर से हमारी जो होम प्रोडक्शन मूवीज हैं वो सिनेमाज में लगे और लोग रूटीन की लाइफ के साथ साथ इससे भी मुस्तफीद हों। सही जी, तो फिर हम लोग भी प्लान करेंगे फिर साथ। बिल्कुल प्लान करते हैं और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, जो कि अच्छी खबर भी है और कुछ अफसरदा खबर भी है। उसमें यह है कि जी उमर शरीफ साहब की जो एयर एम्बुलेंस थी वो उसमें कुछ फ़नी खराबी हुई, जिसे जर्मनी में लैंड कराया गया और जर्मन हॉस्पिटल में फिर उनको रखा गया। और उनकी वाइफ की जानिब से अब एक अच्छी खबर ये भी है कि माशाल्लाह खुदा का करना ऐसा है कि उनकी तबीयत कदरे बेहतर है। बहुत शुक्र, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे लेजेंडरी स्टार हैं और हम चाहते हैं कि वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हों और हमारे बीच इसी तरह मुस्कुराहटें फैलाते रहें जैसे वो फैला रहे थे। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने संडे को भी देखा, लास्ट संडे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जिसकी वजह से उनको इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया था। और उनके जो डॉक्टर हैं जो सारा फॉलो अप कर रहे हैं अमेरिका से, तारिक शहाब साहब काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत भाई हैट्स ऑफ टू यू कि आप जिस तरह से अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, और इस वक्त वाकई न सिर्फ कंसर्न की ज़रूरत है बल्कि उमर शरीफ साहब के लिए पूरी कौम इस वक्त दुआ करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर आए। और जिस तरह से उनकी
उनकी आमीन। फैमिली परेशान है, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो तो चले गए एयर एम्बुलेंस में, बाद में उनकी फैमिली अच्छा, गई है। उनकी फैमिली ना सिर्फ उनकी डायरेक्ट फैमिली बल्कि पूरी कौम उनकी फैमिली है। ओह यस, जहाँ जहाँ उमर शरीफ साहब के देखने वाले मौजूद है ना, बिल्कुल। वो अपनी फैमिली ही ट्वीट करते हैं उन्हें। उनके परस्तारों की तादाद बिल्कुल, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर जगह एग्जैक्टली दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ना भी हों, फॉरेनर्स भी हैं, वो भी इतना पसंद करते हैं, जिनको जबान नहीं भी समझ में आती, वो उनके एक्शंस, उनकी अदाएं, उनका इम्प्रॉम्प्टू बिहेवियर कैमरे के साथ, उनके मुस्कुराने का अंदाज एंजॉय करके मुस्कुरा देते हैं। तो यकीनन हम यही दुआ करते हैं कि जी बहुत जल्द उनका जो ये सफ़र है, ये बीमारी का जो सफ़र है, ये ख़त्म हो और वो हमारे बीच उसी तरह मुस्कुराहटें फैलाएं जिस तरह वो पहले फैला रहे थे। और इंडिविजुअली अगर हम अपने प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप जल्द से सेहतयाब होकर आए, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अमेरिका से खैरियत के साथ पाकिस्तान लेकर आए। आमीन जी, आमीन। इसी के साथ मेहर इजाजत ली जाए। बिल्कुल, इजाजत दीजिए आप हमें। और मौसम थोड़ा सा खराब है, कोशिश करें कि घरों में रहें, लेकिन मूड अच्छा है। लेकिन हाँ, मूड अच्छा है, खराब मौसम है लेकिन एंजॉय करें और अपने मूड को बहुत अच्छा रखें, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए और आसानियां पैदा करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग टैलेंट न्यूज। खुदा हाफिज।